न्यूज 18 संवाददाता फराह खान ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें ओवैसी ने ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले और यूपी के मदरसों में चल रहे सर्वे पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी पर कोर्ट का फैसला बाबरी की राह पर है, तो वहीं मदरसे के सर्वे को मुस्लिमों के खिलाफ बताया। तो ज्ञानवापी विवाद पर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बोले हैं असद ओवैसी। बाबरी की राह पर है ज्ञानवापी और यूपी में मदरसों के सर्वे पर ओवैसी ने नाराजगी जताई और कहा कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है। राजस्थान के विधानसभा चुनावों के लिए एआईएमआईएम ने भी पूरी तरीके से कमर कस ली है और आज ओवैसी साहब 2 दिन के दौरे पर यहाँ पर हैं, कई जनसभाओं में जा रहे हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए उन्हीं से सीधा बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि राजस्थान में जिस तरीके से कमर कसी जा रही है और आज आप कई जनसभाएं जो हैं उनके लिए भी जा रहे हैं, किस तरीके से जो पूरी रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, क्या है? नहीं, हमने 4 महीने पहले यहाँ पर एक अपनी बॉडी बनाई थी और उसके बाद जमील खान साहब और उनके तमाम साथियों ने मिलकर मुख्तलिफ राजस्थान के बहुत से डिस्ट्रिक्ट ज़िलों पर जाकर पार्टी का संगठन बनाया है। तो इसीलिए आज हम आए हैं, सिखर को जा रहे हैं और शेखावटी का एरिया है। तो 1-2 दिन का हमारे यहाँ पर राजस्थान में हमारा विजिट है और पूरी कोशिश यही है कि आइंदा साल जो विधानसभा के चुनाव होंगे उससे पहले हमारी पार्टी का संगठन और जनता से मुलाकात और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के जो जिम्मेदार और इम्पोर्टेंट लोग उनसे मुलाकात करके उनसे राय मशवरा हासिल कर रहे हैं। सर, ये शेखावटी दौरा जो है बहुत अहम माना जा रहा है। देखिए, बाकी सारी पार्टियां भी जो हैं, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, वो भी काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं और तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि कई पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन यहाँ से तलाश रही हैं? जाहिर है, अब जब चुनाव के लिए 1 साल का वक्त है तो सब पार्टी अपनी अपनी मेहनत करेगी। तो इससे भी हम भी अपनी पार्टी की मेहनत कर रहे हैं। हमको शायद दूसरों से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपनी शुरुआत किए हैं, तो इसलिए ज़्यादा मेहनत हमको करना है और करेंगे इंशाल्लाह। सर, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो कई संगठन पर विस्तार हो रहा है, कई टिकाऊ नेताओं को लेकर आया जा रहा है और मतलब चेहरों पर काफ़ी विचार हो रहा है। क्या आपकी पार्टी भी ऐसा कोई चेहरों पर विचार कर रही है? नहीं, हमारे पास जितने भी हमारे पार्टी में जो लोग हैं, मुझे उनके ऊपर एतमाद है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो ज़रूर अच्छा काम करेंगे और कर रहे हैं। तो अब देखिए, लीडरशिप बनाने के लिए अगर आप जब तक नए और क्रेडिबल चेहरों को मौका नहीं देंगे तो जब तक पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी और पार्टी का फ्यूचर भी नहीं होगा। तो जो टीम राजस्थान की हमारे पास है वो अच्छे काबिल लोग हैं। हाँ, फ्यूचर में अनकरीब में और भी अच्छे लोग जिनका बैकग्राउंड, जिनका एक्सपीरियंस होगा, वो भी अब 1 महीने भर के अंदर पार्टी में ज्वाइन करेंगे। सर, राजस्थान में कई जो नेता हैं उन्होंने भी पहले पार्टियां बनाई अपनी अलग जाकर, लेकिन वो पार्टियां जो हैं वो फ्लॉप हुई और उस तरीके से हो नहीं पाया। एआईएमआईएम की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या तैयारियां हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या पूरी तरीके से प्लानिंग होगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि एमआईएम पार्टी जब बनाती है किसी प्रदेश में, तो हम सिर्फ एक चुनाव की खातिर बनाकर फिर चुनाव के नतीजे के ऊपर फैसला नहीं करते। हम जब पार्टी बनाए हैं तो हमारा मकसद ये है कि पार्टी यहाँ पर हमेशा के लिए रहे। यहाँ पर उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छे काबिल लोग संगठन से जुड़े। तो हम उसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब दूसरी पार्टियाँ, उनका मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना होता है और नतीजा जो अच्छा नहीं आया तो घर में बैठ जाते हैं। तो हमारा काम यह है कि हम नतीजे के लिए अच्छी कोशिश भी कर रहे हैं और एक परमानेंट हम लोग राजस्थान में काम करेंगे और राजस्थान की जनता के जो है मसाइल हैं, जो तकालीफ हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर जो प्राइस राइज है, जिससे ना कांग्रेस की सरकार उसको कंट्रोल कर पाई, ना केंद्र सरकार बीजेपी की। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, आज आप देख रहे हैं कि डिपॉजिट्स बैंक में कम हो रहे हैं। तो ये बहुत सी मसाइल हैं, तकालीफ हैं, जिसका हम जनता देख रही है, हम समझ रहे हैं और उनका जिक्र कर रहे हैं। सर, इस दौरे में देखा जाए तो अल्पसंख्यक वोटर्स पर बहुत फोकस किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये वोटर्स जो हैं वो कांग्रेस के हित में ज़्यादा रहते हैं, ये देखा भी गया है। तो किस तरीके की स्ट्रैटेजी होगी और कहीं ना कहीं जो और पार्टीज़ हैं वो आपके दौरे से थोड़ा थोड़ा उनके चेहरों पे शिकने भी आई हैं?
नहीं, इसको ये बोलना कि सिर्फ अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के एरिया में हम जा रहे हैं गलत है। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि 4.5 साल पहले 4 साल पहले जब पार्लियामेंट के पहले चुनाव से पहले असेंबली के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस यहाँ पर जीत गई थी। मगर जब 3 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी का एक भी एमपी नहीं जीत पाया। तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? तो इस तरह के बातें करना, जनरलाइज स्टेटमेंट देना है तो खैर आदत है, बट रियलिटी कुछ और है यहाँ पर। सर, जब हम चुनावों की ही बात कर रहे हैं तो एक बड़ा चुनाव 2024, उसके लिए देखा जाए तो सारा विपक्ष है वो एकजुट होकर नीतीश कुमार का नाम सामने रख रहा है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, किस लिहाज से देखते हैं? कोई उनका नाम ले ही नहीं रहा है। कहाँ है वो? मुलाकात कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो कोई किसी एक नाम के ऊपर तो कोई फैसला हुआ भी नहीं। और मेरा मानना यह है कि अगर भाजपा को लोकसभा के चुनाव में रोकना है तो चेहरे की बुनियाद पर हम मोदी से मुकाबला नहीं करना चाहिए हमको, बल्कि 540 जो हमारी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर इशू बनाकर भाजपा से मुकाबला करना पड़ेगा, ताकि हम बीजेपी को जो मुगलों के पीछे छुप जाती है, प्रधानमंत्री नेहरू के पीछे छुप जाते हैं, या प्रधानमंत्री ये एक एक्सक्यूज बना रहे हैं कि सिस्टम मुझे काम करना नहीं दे रहा है, तो इन चीज़ों पर हमको मुकाबला करना पड़ेगा। चेहरों पे करेंगे तो फिर ज़्यादा फायदा नहीं होगा। सर, यहाँ जैसे विपक्ष एकजुट की बात हो रही है कि विपक्ष भी एकजुट होगा, तो क्या उसमें आप भी साथ देंगे? वो जो विपक्ष एकजुट हो रहा है, कहाँ विपक्ष एकजुट हो रहा है? कहाँ है जो 2024 के लिए बार बार बात की जा रही है? अभी तो 19 दिल्ली दूरस्थ का मामला है, अभी तो 24 है। पहले 23 होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, उसके बाद फिर 24 होगा। तो अभी इतनी जल्दी 24 के बारे में कोई बात करना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं होगा। सर, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ पर मदरसों पर सर्वे हो रहा है और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि उत्तराखंड में भी ऐसा होना चाहिए। इन सर्वों को आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? मैंने पहले ही अपनी राय रख दी है और मैंने कहा कि ये सर्वे एक समुदाय के स्कूल्स जो मदरसे हैं जिसमें इस्लामिक तालीम दी जाती है, अनएडेड स्कूल है, उन पर सर्वे किए जा रहे हैं। भाई, आप सिर्फ एक ही समुदाय के अनएडेड मदरसों पर क्यों सर्वे कर रहे हैं? आप आरएसएस के स्कूल्स पर करिए, मिशनरी स्कूल्स का सर्वे कराइए, गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उसका सर्वे कराइए, मालूम कराइए कितने टीचर के पोस्ट खाली हैं, कितने टॉयलेट्स हैं, कितनी बिजली है। आप वो नहीं कर रहे हैं। आखिर सिर्फ मदरसों के पीछे क्यों पड़ गए आप? तो ये एक टारगेटेड सर्वे है और मुझे इस बात का खदशा, एप्रीहेंशन है कि ये सर्वे करने के बाद फ्यूचर में ये लोग इसको जो डेटा मिलेगा उससे इन मदरसों को तकलीफ पहुंचाएंगे, परेशान करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये छोटा एनआरसी, अब देखिए इसका टाइम लिमिट देखिए कि 1 महीने में मुकम्मल करेंगे। अगर पुलिस को साथ लेकर जाएंगे, अरे भाई क्या हो क्या रहा है? क्या आप जंग लड़ने जा रहे हैं? एक मदरसा है जो अनएडेड है, जो मुसलमान उसमें अपना चंदा देता है, ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, उसमें मदरसा चलता है। और उन्हीं को टारगेट बनाना, पूरे देश में ये मैसेज देना कि ये मदरसों पर हमको शक है। आज़ादी इन्हीं मदरसों के ज़िम्मेदारों ने फतवे देने के बाद हुई, चाहे अल्लामा फजल खैराबादी ने काला पानी की सज़ा काटी, मौलाना महमूदुल हसन, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, उबैदुल्ला सिंधी, ऐसे स्टॉलवर्ड्स थे जो मदरसों से निकले। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। आज अफसोस की बात है कि 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं और इन्हीं मदरसों को हम इस तरह से शक की निगाहों से देख रहे हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं, यही तो उनकी अपीजमेंट की पॉलिसी है। आप देख लीजिए कि सर्वे जो हो रहा है मदरसों का, उस पर कोई कुछ नहीं कहेंगे, सब खामोश बैठे हैं। बल्कि इनको ये कहना चाहिए था, अगर ये नहीं कह सकते कम से कम ये पूछ लेते यूपी सरकार से कि जो यूपी के मदरसा बोर्ड में जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं, जो 560-600 करीब जो हैं, उनको आप 4.5 साल से जो टीचर पढ़ा रहे हैं, मैथ साइंस जो पढ़ा रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं दे रहे, सैलरीज नहीं मिल रहे हैं। वो क्यों नहीं मिल रहे हैं भाई? वो सैलरी तो दिला दीजिए बोलकर, तो वो भी नहीं बोलते। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये एक हिंदू अपीजमेंट की जो पॉलिसी पर माने सब पूरी देश में जो झगड़ा हो रहा है वो ये कि नरेंद्र मोदी से बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी कौन लेके चल रहा है। ये नहीं हो रहा है कि भाई इन मुद्दों में मुकाबला किया जाए, बट उन्हीं के लाइन पर चल रहे हैं। सर, ज्ञानव्यापी की अगर बात करें तो सुनवाई में एक फैसला सामने आया और उसमें कहा गया कि हिंदू पक्ष को सुनना चाहिए। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? मेरा मानना यह है कि फैसला
1991 एक्ट के खिलाफ है, ये फैसला सेटबैक है और कोर्ट का फैसला ज़रूर है, हम उसकी इज्जत करते हैं, मगर एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब काशी का जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, जिसको प्रधानमंत्री ने बड़ा ज़ोर शोर से इनाग्रेशन किया, टीवी चैनल पर टेलीकास्ट किया गया लाइव, वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ एक्सचेंज हुई है। मुसलमानों की प्रॉपर्टी लेकर उनको एक और प्रॉपर्टी दी गई है। जब प्रॉपर्टी एक्सचेंज होता है तो फिर ये मसला कैसे पैदा होगा? एक 1880 का खसरा का रिकॉर्ड है जिसमें कहा गया कि मकबूज इस्लाम मस्जिद, वो रिकॉर्ड है। तीसरा 1942 26 फरवरी का, अगर मैं गलत ना कहूँ तो वफ़ की गज़ीट है कि ये मस्जिद और मस्जिद के नीचे की ज़मीन, ये घर, नॉर्थ साइड, शुमाली साइड, ये पूरा वक्फ है। दीन मोहम्मद का केस है। इन सबको नज़रअंदाज करके आप कहेंगे तो फिर मेरा मानना यह है कि इस तरह के फैसलों के बाद हर कोई ये कहेगा कि 15 अगस्त से पहले हम लोग वहाँ पर ये करते थे, तो आप तो एक पेंडोरा बॉक्स को खोल दिए हैं। अब यही चलता रहेगा, टारगेटिंग, तंग करने का माहौल पैदा हो जाएगा, ये डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है भारत में। सर, आपने कहा जैसे माहौल पैदा हो जाएगा, कुतुब मीनार और मथुरा के फिर से चर्चे होने लगे, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? फिर सिलसिला नहीं, देखिए, अगर कुतुब मीनार की बात करिए, ASI है, अब ASI में मस्जिद है, उसके तहत मस्जिद, अगर आप बोलेंगे नहीं किसी और रिलीजियस वहाँ पर अलाउ की जाए, मैंने फिर रहेगा क्या, उसका नेचर क्या रहेगा? भाई किसी प्रॉपर्टी का एक नेचर होता है, नेचर कैसे चेंज कर देंगे आप? तो फिर ASI के लॉज में ये है कि आप वहाँ पर उसको चेंज नहीं कर सकते। तो मैं यही कह रहा, मैं जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, मैंने इस अप्रिहेंशन का इजहार किया था कि इस तरह के वाक़यात पेश आएंगे, और बदबख्ती की बात है कि मैं सच साबित हो रहा हूँ। सर, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि जब महंगाई की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, तो पीएम की जो स्पीड है वो चीते से तेज हो जाती है, और अभी वो अपने जन्मदिन पर जो है वो चीते को रिलीज भी कर रहे हैं। तो इस पूरी चीज को किस तरीके? देखिए, पहले तो वाइल्ड लाइफ एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। हमने वाइल्ड लाइफ एक्ट को अमेंड ही नहीं किया, हमने चीता को जो इंट्रोड्यूस किया है उसको पहले वाइल्ड लाइफ एक्ट को अमेंड करिए। दूसरी बात यह है कि अब मिसाल के तौर पर अगर कोई EMI लोन है, घर का हो या गाड़ी का, वो तो बढ़ गया। जो फिक्स डिपॉजिट है उनको क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई? जितने जो रिटायर्ड लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो माने कई लोग जो बड़ी तादाद में फिक्स डिपॉजिट, उनका आप नहीं बढ़ा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि क्रेडिट बढ़ रहा है मगर अकाउंट्स हमारे गिरते जा रहे हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर रहे हैं। हद तो ये होगी कि मोदी सरकार ने पेंसिल के ऊपर भी GST लगा दिया जो बच्चे स्कूलों को जाके पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है कि हमारे आधे टैक्सेस जो आ रहे हैं वो पेट्रोल डीजल की वजह से आ रहे हैं, तो बुरी तरह से लोग मुतासिर हैं महंगाई की वजह से। तो सर, इस कॉन्सेप्ट को कैसे देख रहे हैं, चीता फ्री करने को, ये लेके आना, इस पूरे कॉन्सेप्ट को किस तरह? ठीक है, आप वाइल्ड लाइफ एक्ट को अमेंड करिए, चीता को आप ला रहे हैं। भाई जो इंसान है, जो 20 करोड़ लोग भारत में रोज रात में बगैर खाना खाए सोते हैं, 450 या 4000 के करीब बच्चे हमारे भारत में दिन में मर जाते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होने की बुनियाद पर। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट युवाओं का पूरे दुनिया में भारत में है। इन्फ्लेशन 8% है, तो कुछ करिए ना, इनके बारे में कुछ करिए। सर, वापस से और अब आपको गोरखपुर